दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं और ऐसा ही हुआ आज की इस कहानी के अंदर जिसमें गुरुग्राम में सक्सेना साहब के यहाँ घर की कुंडी बजती है शाम के वक़्त। सक्सेना साहब आते हैं, देखते हैं, कुंडी खोलते हैं तो सामने एक लड़की खड़ी होती है। वो उससे पूछते हैं, "जी मैडम बताएँ?" तो जो लड़की कहती है वो मेरा नाम सुमन है, क्या आप अंदर से शोभना को बुला देंगे जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। सक्सेना साहब ये नाम सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, "नहीं मैडम, यहाँ कोई कोई शोभना नाम की लड़की नहीं रहती है, ये मेरा घर है।" तो सुमन कहती है, "मैं 4 साल पहले यहीं पर आई थी, उसके साथ में आई थी और यही घर है उसका।" सक्सेना साहब कहते हैं, "आप यकीन मानिए यहाँ शोभना नाम की कोई लड़की नहीं रहती, ये मेरा ही घर है।" सुमन कहती है, "मैं तो बड़ी दूर से आई थी सिर्फ़ उससे मिलने के लिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, क्या आप मुझे एक गिलास पानी पिला सकते हैं?" सक्सेना साहब कहते हैं, "हाँ, क्यों नहीं? आप यहीं पर बैठिए सोफ़े पे।" उनको सोफ़े पर बिठा देते हो और अंदर चले जाते हैं गिलास पानी लेने के लिए। पानी लेकर आते हैं, उसको देते हैं और वापस अपने रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं और बिज़ी होने के बाद काफ़ी देर तक अपने काम में वो बिज़ी रहते हैं। उसके बाद रात हो रही होती है, वो खाना-वाना खाने के बाद वापस जैसे बाहर निकलते हैं, तो क्या देखते हैं कि जो सुमन है, वही सोफ़े पर लेटी हुई है। सक्सेना साहब की आहट से सुमन उठ जाती है और फटाफट अपने कपड़े को सँभालने लगती है और इतने में सक्सेना साहब उससे कहते हैं, "तुम अभी गई नहीं सुमन?" तो वो कहती है कि, "मैं अभी थकी हुई थी और यहाँ पर बैठते ही मेरी नींद लगी। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ।" तो सक्सेना साहब ये देखते हैं कि रात हो रही है, इस अंधेरी रात में अकेली लड़की ये कहाँ जाएगी? तो उससे पूछते हैं, "देखो सुमन, आप चाहो तो यहाँ पे रुक सकती हो। मैं यहाँ पर अकेला ही रहता हूँ और यकीन मानो मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ।" लेकिन सुमन उसकी बात को नहीं मानती है, वो कहती है नहीं मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती और मैं बस कहीं न कहीं मैं चली ही जाऊँगी। उसको ये बात सुनकर सक्सेना साहब को उसके ऊपर तरस आ जाता है और सक्सेना साहब कहते हैं नहीं आप मेरी बात मान लो, आप यहीं पर रात गुज़ार लो और सुबह आपको जहाँ पर जाना हो वहाँ पर चले जाना। जब ज़्यादा ज़िद करते हैं तो सुमन को भी उनकी बात माननी पड़ती है और वो वहीं पर रुक जाती है। सक्सेना साहब कहते हैं कि सुमन ये वाला बेडरूम है, आप इस बेडरूम में जाके सो जाओ, मैं यहाँ पर अपना सो जाता हूँ और सुबह उठ के जहाँ पे तुमको चले जाना हो तुम चली जाना। ये कुछ कपड़े हैं, आप इसको चेंज कर लो और मैं कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर देता हूँ। सुमन जो है वो हाँ में सर हिला देती है। दोस्तों थोड़ी देर के बाद जो उन्होंने खाना ऑर्डर कर रखा होता है, वो खाना आ जाता है। दोनों मिलके साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सुमन अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है और सक्सेना साहब भी अपने रूम में सो जाते हैं। सुबह जब सक्सेना साहब उठते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके बगल में एक कप रखा हुआ है, कप के अंदर से गरम-गरम भाप निकल रहा है। ये गरम-गरम कॉफ़ी थी जो सक्सेना साहब के लिए बना के सुमन ने रखा था। सक्सेना साहब ये देखकर बड़ा हैरान हो जाते हैं और बड़ा खुश हो जाते हैं अंदर-अंदर कि इतने सालों में ये पहली बार चीज़ थी जो उसको यहाँ पर रखी हुई मिली थी, वरना तो आए दिन उनको खुद ही उठकर बनाना पड़ता था। बहरहाल वो उठते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और पीते-पीते टहलते हुए बाहर जाते हैं, तो क्या देखते हैं सुमन जो पीले साड़ी के अंदर वहाँ पर पौधों के अंदर पानी डाल रही थी, वो सुमन के पास में जाते हैं। सुमन को जैसे पता लगता है सक्सेना साहब आ चुके हैं, तो सक्सेना साहब उससे कहते हैं, "अरे! तुम बड़ी जल्दी उठ गई।" तो सुमन कहती है, "नहीं, आप इसको जल्दी कहते हैं, मैं तो काफ़ी लेट उठी हूँ और मैं तो इंतज़ार कर रही थी। अब आप उठ गए हैं, मैं अब यहाँ से चलती हूँ।" तो जैसे ही वो जाने का नाम लेती है, सक्सेना साहब को थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जो सुमन है वो यहीं रुके, वो कहीं नहीं जाए। तो वो कहते हैं सक्सेना साहब तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारे पास में कोई पता भी नहीं है। सुमन कहती कहीं न कहीं तो मैं चली ही जाऊँगी। गुरुग्राम बहुत बड़ा है, कोई न कोई तो जगह मिल ही जाएगी ये रहने के लिए। ये बात सुनकर सक्सेना साहब उससे कहते हैं, "देखो सुमन, अभी तुम्हारे पास में कोई पता है नहीं, तो जब तक तुम्हारे पास में कोई पता नहीं है, तब तक तुम मेरे पते को ही अपना पता समझो।" ये सुनकर सुमन जो है वो खिलखिलाकर हँसने लगती है। ये देखकर जो सक्सेना साहब है वो भी खिलखिलाकर हँसने लगते हैं। खैर सक्सेना साहब अब उससे कहते हैं सुमन तुम यहीं रहो, जब तुम्हें पता मिल जाए तब तुम यहाँ से चली जाना। सुमन उसकी बातों को मान लेती है। अब सक्सेना साहब जो हैं वो सुमन की तरफ थोड़ा-सा अट्रैक्टिव होने लगे थे। सक्सेना साहब सुमन से कहते हैं सुमन मैं नाश्ते के लिए ऑर्डर कर देता हूँ, तुम यहीं पर आकर बैठो। तो सुमन कहती है, "आप हमेशा ऑर्डर से ही खाना वगैरह मँगाते हैं क्या?" तो सक्सेना साहब कहते हैं, "जी, मेरे पास कोई बनाने के लिए है नहीं, तो मैं खुद ही वहाँ से ऑर्डर करके मँगवाता हूँ।" सुमन कहती, "नहीं, अब आपको ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं नाश्ता बना दूँगी।" वो किचन में जाती है, नाश्ता वगैरह बनाती है और दोनों उस दिन साथ मिलकर नाश्ता वगैरह करते हैं। अब इन दोनों की जो है वो आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। फिर सक्सेना साहब सुमन से पूछते हैं कि, "सुमन, तुम्हारे यहाँ पर कोई नहीं है क्या?" सुमन कहती है, "मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक पति है। जो मेरा पति है वो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, आए दिन शराब पी कर आता है और मुझे मारता-पीटता है। जुए के अंदर उसने अपनी सारी जो संपत्ति है वो भी बर्बाद कर रखी है और कई बार उसने जुए में मुझे भी बेचने की कोशिश करी। इसीलिए मैं उसका घर छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ पर आ गई हूँ।" उसकी ये कहानी सुनकर सक्सेना साहब का दिल अंदर से पसीज जाता है
और उनका सुमन के प्रति जो अट्रैक्शन था वो अब और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बहरहाल बातचीत करते करते दोपहर के खाने का वक्त हो जाता है। दोपहर के खाने के लिए सुमन किचन में जाके खाना बना रही होती है। सक्सेना साहब जो हैं वो अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए कुछ कर रहे होते हैं अपने फ़ोन के ऊपर। इतने में वो किचन में जाते हैं और किचन में जाने के बाद सुमन को जो वो पीछे से अपने बाहों में भर लेते हैं। अब सुमन भी जैसे ही मुड़ती है, उन सुमन की नज़र और सक्सेना साहब की नज़र आपस में एक-दूसरे में मिलती है। जो सुमन होती है, वो भी सक्सेना साहब से लिपट जाती है। सक्सेना साहब और सुमन दोनों एक-दूसरे से गले मिले हुए थे। अभी गेट पे से किसी के नॉक करने की आवाज़ सुनाई देती है। सक्सेना साहब जैसे ही उससे गले मिलकर जैसे पीछे मुड़ते हैं, तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक शख्स खड़ा हुआ है, क्योंकि गेट पहले ही से खुला होता है और वो शख्स उन दोनों को देखकर मंद-मंद मुस्कुरा रहा है और तालियाँ बजा रहा होता है और कहता है, "वाह सेठ जी वाह! किसी दूसरे की बीवी के साथ रंगरेलियाँ मनाना तो कोई आपसे सीखे।" ये बात सुनकर सक्सेना साहब को बड़ा गुस्सा हो जाता है और उस शख्स को देखकर सुमन भी बड़ा शॉक्ड हो जाती है। चेहरे पर परेशानियाँ झलकने लगती है। सक्सेना साहब उस शख्स से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर आने की? वो शख्स कहता है, हिम्मत तो आपकी बहुत बड़ी है कि एक अनजान लड़की के साथ में आप रंगरेलियाँ मना रहे हैं। ये बात सुनकर सक्सेना साहब को बड़ा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अपनी ज़बान को तुम बंद ही रखो। तो वो शख्स कहता है, ज़बान क्यों बंद रखूँ? ये मेरी बीवी है। और सक्सेना साहब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। एक नज़र सुमन को देखते हैं और एक नज़र उस शख्स को देखते हैं। वो शख्स जो होता है वो राजेश होता है। राजेश की जो बीवी होती है वो सुमन होती है। राजेश अपनी बीवी के पास में आता है और कहता है कि मैं तुझे कल शाम से ढूँढ रहा हूँ, कल शाम से तू कहाँ गई हुई थी? अब पता लगा कि तू यहाँ पर आकर रंगरेलियाँ मना रही है, सेठ की बाहों में आके झूम रही है। वो बहुत खरी-खोटी सुमन को वहाँ पर सुनाता है और सुनाते-सुनाते उसको डाँटता है और उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है। इतने में सक्सेना साहब जो हैं वो आकर उसका हाथ रोक लेते हैं और कहते हैं कि ये सब काम इसके साथ में करने की ज़रूरत नहीं है, तो निकल जा यहाँ से। वो कहता है, "जी, आप इसके चक्कर में ना पड़ो, ये लड़की ठीक नहीं है, तुम्हें बहला-फुसला रही है।" बहरहाल सक्सेना साहब उसकी बात को नहीं मानते हैं और उसे धक्के मार के वहाँ से भगाने की कोशिश करने लगते हैं। इतने में राजेश सुमन से कहता है कि मैं कल शाम से तुझे ढूँढ रहा हूँ, मैं जुए में कुछ पैसे हार गया हूँ, मुझे पैसे तुरंत चाहिए। सुमन कहती है, "मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें कहाँ से पैसे ला के दूँ? मैं तुम्हारा खुद घर छोड़कर आई हूँ, मुझे तुमसे तलाक चाहिए।" सक्सेना साहब जब ये देखते हैं कि ये राजेश है जो अपनी पत्नी को जो सुमन को मार रहा है और उससे पैसे की ज़िद कर रहा है, तो सक्सेना साहब उससे कहते हैं, "बता, तू अपनी इस बीवी को छोड़ने के लिए जो तुझे तलाक देकर आ चुकी है, बता कितने पैसे लेगा?" राजेश फिर कहता है, "सेठ जी, आप इसके चक्कर में ना पड़ें, यकीन मानिए मेरी, आप इसके चक्कर में ना आइए।" लेकिन सक्सेना साहब बात उसकी बिल्कुल नहीं मानते और कहते हैं, "बता तुझे कितने पैसे चाहिए?" राजेश कहता है कि, "सेठ जी, अगर बात ऐसी ही है, तो मुझे 25 लाख रुपए चाहिए और मैं इस औरत को छोड़ दूँगा।" तो सुमन कहती है कि, "सेठ जी, आप इसकी बातों में ना आइए, इसको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, भले ही मैं मर जाऊँ, लेकिन इसके साथ में मैं नहीं जाऊँ।" सक्सेना साहब कहते हैं, ठीक है, कल 12 बजे आ जा और तलाक के पेपर साथ में ले जा और 25 लाख रुपए अपने ले जा। इतना सुन के जो राजेश है वो वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद सुमन जो है वो सक्सेना साहब से लिपट-लिपट कर रोने लगती है। सक्सेना साहब कहते हैं, सुमन रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, मैं सब चीज़ ठीक कर दूँगा। ये कहकर उसको डाइनिंग टेबल पर लेके जाते हैं और दोनों मिलकर साथ में खाना खाते हैं। उसके बाद शाम होती है, ये दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं। घूम फिर के जब शाम में वापस आते हैं तो सुमन जो है वो खुद अपने हाथों से खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद वो पूरी तैयार होती है। तैयार होने के बाद जैसे वो डाइनिंग टेबल पर आती है, सक्सेना साहब जैसे सुमन को देखते हैं, बस देखते ही रह जाते हैं क्योंकि आज उसकी जो सुमन की खूबसूरती है, उस खूबसूरती में 4 चाँद लगे हुए थे। इस रात सुमन जो है वो अपने अलग बेड में ना सोकर सक्सेना साहब के साथ में ही सोती है और साथ में सोने के बाद इन दोनों में बातचीत शुरू होती है। बातचीत शुरू होने के दौरान इन दोनों में आपस में संबंध भी बन जाता है। सुबह होती है, सक्सेना साहब को वैसे ही बेड के ऊपर जो है वो गरम-गरम कॉफ़ी मिलती है। कॉफ़ी मिलने के बाद वो कॉफ़ी को पीते हैं। इतने में 12 बज जाता है, 12 बजते ही जो राजेश है वो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाता है और तलाक के पेपर लेकर उनके वहाँ पर पहुँच जाता है। राजेश के आने के बाद सक्सेना साहब राजेश को 25 लाख का बैग देते हैं, तलाक के पेपर साइन करवा के चले जाते हैं और कहते हैं कि आज के बाद सुमन को अपनी शक्ल भी मत दिखाना। राजेश चला जाता है। सुमन और सक्सेना साहब एक-दूसरे को देखते-देखते एक-दूसरे के गले लग जाते हैं। ये दोनों आज फिर घूमने के लिए कहीं बाहर निकल जाते हैं। शाम में वापसी पे आते हुए सक्सेना साहब ने सुमन के लिए एक सरप्राइज़ रख रखा था। सरप्राइज़ ये रख रखा था कि सुमन जैसे ही वहाँ से घूम फिर के लोग सामने आते हैं, तो जो बेड है उस बेड को काफ़ी सही तरीके से सजा रखा होता है और ऐसा सजाया होता है जैसे कि एक सुहाग आते वाले दिन एक बेड को सजाया जाता है। बहरहाल सक्सेना साहब और सुमन जो है वो दोनों फिर से उस रात में उस बेड पर सोते हैं और
सोने के बाद इन दोनों के बीच में फिर से उस रात संबंध बनता है। सुबह सक्सेना साहब को बेड के ऊपर वैसे ही कॉफ़ी है जो कॉफ़ी मिलती है और उस कॉफ़ी में गरम-गरम भाप निकल रही होती है। सक्सेना साहब कॉफ़ी को पीते हैं और सोचते हैं कि इसके अंदर कितनी रौनक आ गई है सुमन के आने से। अब सुमन और मैं हमेशा साथ-साथ में रहेंगे। ये सब ख़्याल अपने दिमाग में बनाए जा रहे थे और वो कॉफ़ी पी-पी के टहलते हुए बाहर ड्राइंग रूम में आते हैं और सुमन को आवाज़ लगाते हैं कि सुमन, लेकिन सुमन की कोई आवाज़ नहीं आती। सक्सेना साहब फिर आवाज़ लगाते हैं सुमन, लेकिन सुमन की भी आवाज़ कहीं से कोई से नहीं आती है, तो थोड़ा-सा सक्सेना साहब घबरा जाते हैं। वो किचन में देखते हैं, सुमन नहीं होती है। ड्राइंग रूम में आते हैं, सुमन नहीं होती है। बाहर गैलरी में देखते हैं, सुमन नहीं होती है। तब इनकी घबराहट जो है वो धीरे-धीरे बढ़ने लगती है। इतने में अपने रूम में पहुँचते हैं, तो रूम में क्या देखते हैं, जो सामने जो लॉकर वगैरह है, वो पूरी अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ है। सारे रुपए, सारे गहने सब के सब वहाँ से गायब हुए पड़े हुए हैं। ये देखकर सक्सेना साहब को समझते हुए बिल्कुल देर नहीं लगती कि जो उसका पति राजेश है वो बिल्कुल ठीक कह रहा था कि सेठ जी, ये लड़की जो है ये बड़ी ही चालाक है, आप इसकी बातों पर ना आइए। लेकिन अब ये सारी की सारी बातें सक्सेना साहब की नज़रों के आगे घूम रही थी। सक्सेना साहब को अपने रुपए पैसे जाने का उतना गम नहीं था जितना गम उसके भरोसा टूटने का था। क्योंकि सक्सेना साहब जो है वो तो एक पैसे वाले आदमी थे, अच्छा खासा उनका बिज़नेस था, पैसे तो फिर से आ जाएँगे। लेकिन ये जो उनका भरोसा टूटा है, इन भरोसे ने सक्सेना साहब को एकदम अंदर से ही तोड़ दिया। दोस्तों, अगर सुमन इनके साथ में सही तरीके से रहती तो उसकी ज़िंदगी भी खुशहाल हो सकती थी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली नई कहानी के साथ।